नमस्कार, आदाब। मूक्स के इस ऑनलाइन पटल अर्थात प्लेटफॉर्म पर अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रायोगिकी के व्याख्यान संख्या 4 में आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ आप लोगों से मुखातिब हूँ। सहभागियों, मूक्स द्वारा की गई पहल के तहत चौथे व्याख्यान में हम लोग एक दूसरे के रूबरू हैं। जैसा कि आपको पता है, व्याख्यान के आरंभिक सप्ताह में हम लोगों ने जो विषय चुना है, उसके केंद्र में शोध की अवधारणा, परिभाषा, स्वरूप, तत्व, उपयोगिता और महत्व जैसे मूलभूत संदर्भ हैं। तो व्याख्यान संख्या 4 में हम शोध के महत्व पर विचार करेंगे। अब मुख्य विषय पर आते हैं। साहित्य का और शोध का एक दूसरे से अभिन्न संबंध होता है। इसी प्रकार से ज्ञान भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ज्ञान के भिन्न-भिन्न जितने भी क्षेत्र हैं, वो साहित्य के दायरे में किसी न किसी प्रकार आते हैं। इसलिए साहित्य से संपृक्त क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। यद्यपि साहित्य स्पष्ट रूप से स्वतंत्र होता है, क्षेत्र वैविध्य के साथ उनके अध्ययन की विधियां भी भिन्न-भिन्न होती हैं। इसी के बरक्स शोध की परिधि में संसार का संपूर्ण ज्ञान आ जाता है। ज्ञान किसी भी प्रकार का हो, वो शोध का विषय होता है। उसका विश्लेषण उसकी तह तक पहुंचने का महत्वपूर्ण साधन होता है। शोध के अंतर्गत विश्लेषण के द्वारा अज्ञात को ज्ञात बनाना तथा ज्ञात को पुनर्जीवित करते हुए स्पष्ट रूप से उसे लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए व्यवस्थित करने का कार्य किया जाता है। वस्तुतः ज्ञान की तह तक पहुंचना तथा उसके ज्ञात और अज्ञात तथ्यों के विश्लेषण से सिद्धांतों का निर्माण करना शोध का दायित्व होता है। शोध से केवल ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ही विकास नहीं हुआ, बल्कि इससे मानव की अपार बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता है। उसकी कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, विश्लेषण शक्ति और सृजनात्मक शक्ति के विकास में भी यह सहायक होता है। मानव के वैश्विक विकास के परिणाम स्वरूप विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र की प्रगति मनुष्य को और उसके जीवन को सहज और सुचारू बनाती है। केवल सिद्धांत के एक क्षेत्र को ही विस्तृत धरातल नहीं प्रदान करता है, यानी ये शोध उसे ही केवल विस्तृत धरातल नहीं प्रदान करता, अपितु विविध व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में भी यह सहायक सिद्ध होता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक एवं व्यावहारिक रूप से होने वाली प्रगति में शोध का महती योगदान होता है। शोध के कारण ही प्रतिदिन नए नए वैज्ञानिक तथ्यों, नियमों एवं सिद्धांतों तथा विचारों का प्रतिपादन होता रहता है। नवीन ज्ञान का सृजन ज्ञान में वृद्धि करता है। वैज्ञानिक सोच का विकास होता है, क्योंकि शोध में आलोचनात्मक एवं तर्कपूर्ण चिंतन किया जाता है। इसलिए विज्ञान सम्मत बुद्धि की गति तीव्र होती है और परिणाम स्वरूप मानवता प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती है। शोध नित्य प्रति समस्याओं का निदान करते हुए जीवन की मूलभूत स्थितियों पर भी विचार विमर्श करता है तथा मानव के जीवन के स्तर को उन्नत बनाता है।
तो हम इसके उद्देश्यों पर थोड़ा-सा दृष्टिपात करेंगे। वस्तुतः पुरानी तथा वर्तमान की घटनाओं की स्थिति इसके अंतर्गत ज्ञात की जाती है। चुनी हुई घटनाओं की प्रकृति, गठन तथा प्रक्रिया की विशेषताओं को भी इसके अंतर्गत समझा और जाना जाता है। इसके अतिरिक्त उन घटनाओं के इतिहास तथा परिवर्तनों की स्थिति भी ज्ञात हो जाती है। उन घटनाओं से सहसंबंध ज्ञात करना शोध लक्ष्य के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि विज्ञान आधारित प्रणाली द्वारा बुद्धिसम्मत तथ्यान्वेषण द्वारा विषय, प्रसंग, घटना, व्यक्ति एवं संदर्भ के बारे में सूचित समस्याओं, शंकाओं, दुविधाजन्य स्थितियों से मुक्ति हेतु निराकरण ढूंढने के क्रम में ऐसे नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है जो मानवता की उन्नति और विकास का मार्ग प्रस्तुत कर सके, प्रशस्त कर सके। तो शोध के तत्वों को समझने के लिए हम संक्षेप में उसकी परंपराओं पर भी दृष्टिपात करेंगे। शोध की परंपरा मानव जिज्ञासा और ज्ञान की खोज जितनी ही पुरानी है। कहने का आशय ये है कि यह कोई आकस्मिक या अचानक जन्म लेने वाली स्थिति, घटना या ज्ञान का क्षेत्र नहीं है। सबसे पहले हम अगर प्राचीन काल पर दृष्टिपात करते हैं तो हम देखते हैं कि दार्शनिक जिज्ञासा पर आधारित भारत में उपनिषद, ग्रीस में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने तर्क, अवलोकन और चिंतन के माध्यम से सत्य की खोज की। इसे प्रारंभिक वैचारिक शोध के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा जैसे भारत में आयुर्वेद और चरक संहिता में किए गए कार्य हालांकि आधुनिक अर्थों में शोध के रूप में भले ही ना देखे, समझे और रेखांकित किए जाएं, लेकिन व्यवस्थित अवलोकन और निष्कर्ष निकालने की नींव के रूप में इन्हें जरूर देखा जा सकता है। मध्यकाल में अगर हम बात करते हैं, मध्यकाल पर बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि धर्मशास्त्रीय एवं पांडुलिपि आधारित अध्ययन के अंतर्गत ज्ञान मुख्य रूप से धार्मिक स्थानों और पांडुलिपियों के संरक्षण तक सीमित था। व्याख्या और टीका पर जोर था और इसे हम आधुनिक परंपरा के जनक के रूप में भी रेखांकित कर सकते हैं। और इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पुनर्जागरण और वैज्ञानिक क्रांति की है, जो कि बाद में दृष्टिगत हुई और यही आधुनिक शोध परंपरा का जन्म था। यानी इसी युग में उसके आरंभ की शुरुआत हुई। फ्रांसिस बेकन ने आगमनात्मक तर्क और अनुभवात्मक साक्ष्य पर जोर दिया, जिससे वैज्ञानिक पद्धति की नींव पड़ी। गैलीलियो न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने प्रयोगों, गणितीय मॉडलिंग और व्यवस्थित अवलोकन को ज्ञान प्राप्त करने के मानक के रूप में स्थापित किया। आधुनिक काल में विश्वविद्यालयों और समर्पित अनुसंधान संस्थानों की स्थापना हुई। शोध विभिन्न विषयों, सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कला में अत्यंत विशिष्ट हो गया। मात्रात्मक और गुणात्मक पद्धतियों का विकास हुआ। सांख्यिकी सर्वेक्षण, केस स्टडी और जटिल डेटा विश्लेषण
तकनीकें शोध का अंग बन गईं। अंतर विषयक शोध का आरंभ हुआ। विभिन्न क्षेत्र के ज्ञान को मिलाकर जटिल समस्याओं का समाधान खोजना वर्तमान शोध की पहचान बन चुका है। जैसा कि बार-बार उल्लेख किया जा रहा है कि शोध का मूल उद्देश्य अज्ञात को जानना और ज्ञान के भंडार में वृद्धि करना है, लेकिन इसके उद्देश्य को हम यहीं तक सीमित नहीं रख सकते, बल्कि यह लगभग प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर यहाँ कहना बेईमानी न होगा कि जिससे अंततः प्रगति और विकास होता है। तो इसकी भूमिका के संदर्भ में उल्लेखनीय ये है कि यह ज्ञान की प्राप्ति और उसके विस्तार के साधन के रूप में कार्यरत होता है। मौलिक सत्य की खोज के तहत अज्ञात घटनाओं, सिद्धांतों और नियमों का पता लगाना आरंभ किया गया। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज हुई। किसी मौजूदा विषय में जहां जानकारी या समझ की कमी है, उस अंतराल को व्यवस्थित अध्ययन से भरने का कार्य शुरू हुआ। नए विचारों के सृजन के तहत अभिनव धारणाओं और सिद्धांतों के विकास पर बल दिया जाने लगा। इसका योगदान समस्याओं के समाधान में भी दिखाई देता है। शोध से समाज विज्ञान, व्यापार और दैनिक जीवन की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान संभव हो पाता है। समाज, उद्योग, स्वास्थ्य या पर्यावरण की तात्कालिक और जटिल समस्याओं के लिए व्यवस्थित, प्रभावी और कुशल समाधान खोजता है। उदाहरण के लिए नई वैक्सीन या टिकाऊ ऊर्जा स्रोत का विकास हुआ। कहने का आशय यह है कि इसके माध्यम से समस्याओं को व्यावहारिक धरातल पर भी देखा जाने लगा और उसी के साथ साथ उसके हल की तलाश भी की जाने लगी। इससे निर्णय लेने में सहायता मिली। नीति निर्माताओं जैसे प्रशासकों और प्रबंधकों को सूचित और तर्क संगत निर्णय लेने के लिए विश्वसनीय डेटा और अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। किसी स्थिति, घटना या समूह की विशेषताओं का सटीक रूप से चित्रण करना, जैसे किसी विशेष क्षेत्र में गरीबी के स्तर की जानकारी इसके द्वारा हासिल की जाने लगी। यह समझ कि चीज़ें क्यों हैं, कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करना, यानी उनके बीच में ये संबंध स्थापित करके उसके हल की दिशा में कार्य आरंभ हुआ। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि किसी बीमारी के कारण की पहचान करना, इसका लक्ष्य निर्धारित हुआ और स्थापित सिद्धांतों और संबंधों के आधार पर भविष्य में होने वाली घटनाओं या परिणामों का अनुमान लगाया जाने लगा। जैसे मौसम या फिर आर्थिक रुझानों की भविष्यवाणी के लिए आधार प्राप्त होने लगा। इसके द्वारा सिद्धांतों और नियमों के परीक्षण और सत्यापन की राह भी सहज हुई। मौजूदा सिद्धांतों, परिकल्पनाओं और पूर्ण धारणाओं की सत्यता और वैधता की व्यवस्थित और अनुभवात्मक रूप से जांच होने लगी। यह या तो सिद्धांत को पुष्टि प्रदान करता है या उसमें संशोधन करने की आवश्यकता बताता है। महत्व के संदर्भ में उल्लेखनीय यह है कि शोध समाज, अर्थव्यवस्था,
मानव सभ्यता के लिए जीवन रक्त के समान है, यानी यह जीवनदायिनी शक्ति के रूप में हमारे चारों तरफ के परिवेश से संपृक्त होता है। तो इसके महत्व के संदर्भ में उल्लेखनीय ये है कि यह सामाजिक और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में महती भूमिका निभाता है। सबसे पहले हम सामाजिक प्रगति की बात करते हैं। शोध के माध्यम से सामाजिक बुराइयों जैसे असमानता, अपराध को समझना और इसके द्वारा समाधान खोजे जाते हैं, जिससे मानव कल्याण में वृद्धि होती है। चिकित्सा, पोषण, आवास और शिक्षा में किए गए शोध से जीवन की गुणवत्ता में प्रत्यक्ष सुधार होता है और मनुष्य का जीवन बेहतर गुणवत्ता के साथ सुचारू रूप से अग्रसर होता है। इसके द्वारा आलोचनात्मक चिंतन का भी विकास होता है। शोध प्रक्रिया व्यक्तियों में तार्किक सोच, डेटा विश्लेषण और निष्पक्ष निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देती है। आर्थिक उन्नति के संदर्भ में कहना यह है कि यह नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रभावी भूमिका निभाता है। शोध से प्राप्त ज्ञान और नवाचार किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रणाली को मजबूत करने और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। शोध से नए उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों का जन्म होता है, जो उद्योगों को संचालित करते हैं और आर्थिक विकास को गति देते हैं। यह उत्पादन में वृद्धि के संदर्भ में भी कार्यकारी होते हैं। कृषि विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में शोध आधारित सुधार उत्पादन की क्षमता और दक्षता को बढ़ाते हैं, जिससे लागत कम होती है तो निश्चित रूप से मुनाफा अधिक बढ़ता है। प्रकृति और वित्तीय संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए भी शोध सहायक होते हैं। इसको हम संसाधनों के अनुकूलन के रूप में रेखांकित कर सकते हैं। नीति निर्माण और शासन प्रशासन को संचालित करने के संदर्भ में उल्लेखनीय ये है कि यह सरकार और संगठनों को डेटा आधारित सूचित निर्णय लेने और प्रभावित करने तथा प्रभावी नीतियां बनाने में सहायता करता है। सरकारी और संस्थागत नीतियां अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए। शोध नीति निर्माताओं को सटीक डेटा प्रदान करके उन्हें तर्कसंगत और प्रभावी कानून और नियम बनाने में सक्षम बनाता है। यह जटिल समस्याओं के मूल कारणों की पहचान करने में मदद करता है, जिससे समाधान केवल सतही नहीं बल्कि गहन और स्थायी होते हैं। शोध ज्ञान के सत्यापन और उसके पश्चात आवश्यकता अनुसार संशोधन के लिए भी प्रभावी होता है। यह मानव ज्ञान को दिशा प्रदान करता है और ज्ञान के विविध पक्षों में गहनता एवं सूक्ष्मता लाता है। शोध नए उत्पादों, तकनीकों, प्रक्रियाओं और विचारों को विकसित करने का मूल आधार है। पुराने ज्ञान की शोध जांच करता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि मानव ज्ञान भंडार वर्तमान में कितना सटीक और कितना विश्वसनीय है और उसका कितना उपयोग किया जा सकता है। यह स्थापित मान्यताओं, रूढ़ियों और मिथकों को वैज्ञानिक तर्क के आधार पर चुनौती देता है, जिससे
ज्ञान का क्षेत्र लगातार गतिशील बना रहता है। इसे हम हठधर्मिता की चुनौती के रूप में भी रेखांकित कर सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगर हम इसके योगदान पर विचार करें तो देखते हैं कि नए सिद्धांतों, आविष्कारों, प्रौद्योगिकियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवीकरणीय ऊर्जा का विकास, बीमारियों के इलाज, अंतरिक्ष अन्वेषण और भौतिक जगत को बेहतर ढंग से समझने की ताकत देता है। नई दवाएं, टीके और उपचार पद्धतियों की खोज करना, रोगों के कारणों और रोकथाम के तरीकों को समझना, नैदानिक प्रक्रियाओं और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना भी इसके कार्य के अंतर्गत आता है। शिक्षा, बेहतर शिक्षण पद्धतियों और पाठ्यक्रम आधारित सामग्री का विकास इसका महत्वपूर्ण कार्य है। छात्रों के सीखने के परिणामों का मूल्यांकन करना और शैक्षिक प्रणालियों की समस्याओं का ये समाधान भी करने में सहायक होता है। व्यापार और विपणन के क्षेत्र में भी इसकी भूमिका होती है। उपभोक्ता व्यवहार और बाजार के रुझानों को समझना, नए उत्पादों और सेवाओं के लिए अवसर खोजना का कार्य होता है और ये व्यावसायिक रणनीतियों का प्रभावशाली ढंग से मूल्यांकन भी करता है। सामाजिक समस्याओं में गरीबी, अपराध, असमानता को समझना और उनके समाधान खोजने के संदर्भ में भी इसकी भूमिका महती होती है। ये सामाजिक व्यवहार, सांस्कृतिक गतिशीलता और राजनीतिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है और इसके पश्चात यह सामाजिक नीतियों को निर्मित करने में भूमिका निभाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में भी इसकी महती भूमिका होती है। इसके कृषि तथा जलवायु पर पड़ने वाले परिवर्तनों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। टिकाऊ कृषि पद्धतियों का विकास कैसे होना है, इसका भी संकेत करता है और प्रदूषण को नियंत्रित करने और संसाधन प्रबंधन के लिए भी ये समाधान ढूंढता है। तो कहा जा सकता है कि शोध केवल अकादमिक अभ्यास नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का इंजन है। यह हमें अतीत से सीखकर वर्तमान को बेहतर ढंग से समझकर और एक उज्जवल भविष्य की योजना बनाने में सक्षम बनाता है। इसके बाद हम हिंदी भाषा और साहित्य में परोक्ष रूप से शोध के महत्व पर संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। शोध के कारण ही हिंदी के क्षेत्र में निरंतर विकास देखने को मिलता है। इसका महत्व गौरतलब है। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि यह ज्ञान के नए आयामों की खोज करता है। जैसा कि विदित है कि शोध अज्ञात तथ्यों की खोज करता है और छिपे हुए सत्य का पता लगाता है, जिससे नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने शोधपरक कार्य हिंदी साहित्य का इतिहास के माध्यम से हिंदी साहित्य के कालक्रम को एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप प्रदान किया। यह कार्य आज भी हिंदी साहित्य के आधार अध्ययन ग्रंथ के रूप में देखा और जाना जाता है। यह भाषाई संरचना और विकास को समझने में भी सहायता प्रदान करता है। भाषा के क्षेत्र में शोध उसके व्याकरण, शैली, विकास क्रम और ध्वन्यात्मक विशेषताओं को समझने में सहायता करता है। इससे भाषाओं का संरक्षण संभव हो पाता है। विभिन्न बोलियों जैसे अवधी,
ब्रज, भोजपुरी आदि की भाषाई संरचना पर शोध करके ये पता लगाया जाता है कि वो किस प्रकार से हिंदी की मुख्य धारा को प्रभावित करती हैं और इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी जानते हैं कि उनका विकास कैसे हुआ, उसके कौन-कौन से चरण थे। यह आलोचनात्मक सोच और मूल्यांकन के संदर्भ में भी कार्यकारी शक्ति के रूप में हमारे सामने आता है। शोध आलोचनात्मक दृष्टि प्रदान करता है, जिससे रचनाओं के अंतर्निहित गुणों को उद्घाटित किया जाता है और साहित्यिक मूल्य निर्णय भी किया जाता है। किसी कवि जैसे मान लीजिए कबीर या तुलसीदास की रचनाओं का आलोचनात्मक शोध उनके युग, समाज और साहित्य पर उनके प्रभाव को समझने में सहायता प्रदान करता है। विमर्शों के संदर्भ में उल्लेखनीय ये है कि शोध के माध्यम से समाज के उपेक्षित या कम चर्चा में रहे विविध विमर्शों को साहित्यिक मंच पर स्थान मिलता है। दलित साहित्य, नारीवादी साहित्य अथवा उस पर आधारित विमर्श, आदिवासी विमर्श और प्रवासी साहित्य पर हुए शोध ने इन विषयों को हिंदी साहित्य के अध्ययन के केंद्रीय महत्व के संदर्भ में महती कार्य किया है और साहित्य को बहुपक्षीय बनाने में भूमिका निभाई है। यह समस्याओं के यानी साहित्यिक समस्याओं के, भाषिक समस्याओं के निदान में भी, उनके समाधान में भी सहायक होता है। दरअसल शोध किसी विशेष समस्या का सही वर्णन प्रस्तुत करता है और उसके निदान या समाधान का रास्ता भी सुझाता है। तकनीकी हिंदी के विकास में शोध हिंदी के लिए बेहतर सॉफ्टवेयर, फॉन्ट और कंप्यूटिंग उपकरणों के निर्माण की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। अब हम हिंदी भाषा और साहित्य में परोक्ष रूप से इसकी भूमिका पर भी विचार कर लेते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य में शोध के महत्व के कतिपय अन्य पक्षों के संदर्भ में उल्लेखनीय ये है कि भाषा और साहित्य में छुपे हुए अज्ञात और मौलिक सत्य, जैसे किसी लेखक की अप्रकाशित रचना, किसी कालखंड की विशिष्ट साहित्यिक प्रवृत्ति का पता लगाना, नए ज्ञान और नवीन तथ्यों की खोज करना जिससे ज्ञान के भंडार में वृद्धि हो सके, पहले से स्थापित सिद्धांतों और तथ्यों की पुष्टि करना या उनका पुनर्मूल्यांकन करना, विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों, भाषाओं के रूपों या सामाजिक परिस्थितियों के बीच के कार्यकरण संबंध को समझना और उसका परीक्षण करना, व्यवस्थित प्रयत्न द्वारा नए साहित्यिक सिद्धांतों, आलोचनात्मक ढांचों या भाषाई नियमों का निर्माण करना, भाषा शिक्षण, अनुवाद या साहित्य की अन्य व्यावहारिक समस्याओं का निदान और निवारण भी इसके तहत होता है। हिंदी साहित्य के शोध ग्रंथ और उनकी महत्ता के संदर्भ में सबसे पहले हम सैद्धांतिक धरातल पर कार्यकारी ग्रंथों पर संक्षेप में विचार करेंगे। हिंदी साहित्य के शोध ग्रंथ वे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं जो साहित्य के इतिहास, प्रवृत्तियों, रचनाकारों और विभिन्न विधाओं को गहनता और प्रामाणिकता के साथ समझने में मदद करते हैं। हिंदी साहित्य के शोध पर आधारित प्रबंधों की भूमिका असंदिग्ध है। यह ग्रंथ साहित्य के काल विभाजन और नामकरण का वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं। शोध ग्रंथों में तथ्यों और रचनाओं का सत्यापन किया जाता है, जिससे सामग्री की प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है। ये ग्रंथ किसी रचना या रचनाकार का तटस्थ और आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं। ये स्थापित
साहित्यिक धारणाओं की पुनर्व्याख्या कर नए दृष्टिकोण और अनुसंधान के लिए विषय प्रदान करते हैं। ये ग्रंथों के सूक्ष्म पाठ विश्लेषण के माध्यम से साहित्यिक सौंदर्य, भाषा शैली, प्रतीक और निहितार्थों को उजागर करते हैं। व्यवहारिक धरातल पर अगर हम बात करें तो देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन अपने आप में एक प्रमुख शोध कार्य रहा है। इन ग्रंथों ने साहित्य की क्रमिक विकास यात्रा को स्पष्ट किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ एक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, जिसने काल विभाजन और प्रवृत्तियों के निर्धारण में महती भूमिका निभाई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल ने शुक्ल जी के विचारों की पुनर्व्याख्या की और परंपरा तथा लोक संस्कृति पर बल दिया। विशिष्ट विषयों पर केंद्रित प्रबंधों के संदर्भ में उल्लेखनीय ये है कि कई शोध ग्रंथ किसी एक कवि, विधा, वाद या साहित्यिक आंदोलन पर केंद्रित होते हैं, जिससे उस विषय की गहराई से समझ विकसित होती है। ब्रज भाषा पर धीरेन्द्र वर्मा का शोध प्रबंध लॉ लॉग ब्रज, जिसने ब्रज भाषा को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए खड़ा किया, यानी उसके वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी। आधुनिक शोध साहित्य ने दलित साहित्य, नारीवाद, आदिवासी विमर्श, प्रवासी साहित्य जैसे नए विमर्शों को हिंदी साहित्य के अध्ययन में प्रमुखता दी। ये शोध प्रबंध स्थापित साहित्य के हाशिए पर पड़े स्वरों और सामाजिक यथार्थ को साहित्य की मुख्य धारा से जोड़ने में प्रभावी हुए। शोध ग्रंथ केवल साहित्य तक ही नहीं बल्कि हिंदी भाषा के विभिन्न पक्षों से भी संपृक्त हुए, जिसमें ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य और अर्थ जैसे भाषा वैज्ञानिक पहलुओं पर भी गहराई से विचार हुआ, जिसने भाषा के विकास को समझने और समझाने की दिशा में कार्य किया। जिज्ञासा मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तर्कशील और विवेक सम्मत होने के कारण मानव का स्वभाव नए नए प्रयोगों द्वारा तथ्यों की खोज करना और उन सत्यों तक पहुंचने का प्रयास करना जो किसी न किसी कारण परिदृश्य से ओझल हो चुके हैं। जिज्ञासाजन्य अन्वेषण की जन्मजात प्रवृत्ति के कारण संभवतः मनुष्य के विकास की यात्रा के क्रम में आदिम युग से वर्तमान युग की यात्रा पूर्ण हो पाई है। मनुष्य निरंतर विकास के सोपानों को पार करता हुआ वर्तमान में ऐसे युग में इंसानियत को ले आया है, जिसकी कि कदाचित मानव सभ्यता के हजारों वर्षों में अभी हाल फिलहाल के 150 वर्षों पूर्व तक किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शोध अज्ञात को जानने, अंधविश्वास इत्यादि को दूर करने और मानव कल्याण तथा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने की एक सतत प्रक्रिया है। ये हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने, उसे बेहतर बनाने और भविष्य के लिए तैयारी करने में मदद करता है। प्रिय सहभागियों, आशा है कि प्रस्तुत व्याख्यान आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। धन्यवाद।